क्लास करते हैं। लेक्चर नंबर है हमारा 22 लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज हम स्टडी करेंगे 8, 9, 10। लेकिन इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ जाने से पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 और 7 थे इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट करके आए आप लोग? चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन 20, एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट्स फॉलोइंग हैव ऑन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मिस्टेक वाले कंसेप्ट में से है। यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। एक था मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या रूल, अगर पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, यूनिलैटरल हो या बाईलैटरल हो। पाकिस्तानी लॉ में तो क्लासिफिकेशन नहीं है ना यूनिलैटरल के बाईलैटरल। फिर कह रहा है बी, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अगर मैटर ऑफ फैक्ट है तो इसमें यूनिलैटरल मिस्टेक है तो वैलिड, और बाईलैटरल मिस्टेक है तो वाइड। यहां पे यूनिलैटरल पूछा है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। थर्ड, म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। म्यूचुअल मींस बाईलैटरल। बाईलैटरल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ में रूल वही होता है जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। यूनिलैटरल है तो वैलिड, बाईलैटरल है तो वाइड। ये बाईलैटरल है कि यूनिलैटरल? बाईलैटरल, तो ये वाइड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट 20, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट्स कॉज्ड बाय मिस्टेक। मिस्टेक के एग्रीमेंट से आपने बताना है वैलिड है कि नहीं। रूल हम वही रखेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है पहले डिसाइड करना है या कि मिस्टेक ऑफ लॉ है। जो भी हुआ फिर उस लिहाज से डिसीजन करेंगे। अच्छा, एंड में नीचे एक लाइन लिखी हुई थी मिस्टेक ऑफ फैक्ट के, वो क्या लाइन लिखी हुई थी? अर्नेस्ट कंक्लूजन अबाउट वैल्यू ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर इज नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकान पे कोई चीज पड़ी हुई है और बायर ये समझता है कि महंगी वाली चीज है और उसको हाई वैल्यू आइटम समझते हुए खरीद लेता है। बाद में उसे पता चलता है ये तो सस्ती वाली थी। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? वो चीज वापस थोड़ी ना कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। यानी अगर आप किसी चीज को, ये आपको मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट ना दी गई हो, इसके अलावा अगर आप खुद से ही उसे हाई वैल्यू आइटम समझते हुए खरीद लेते हैं तो याद रखिए लॉ कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है, ये एक लाइन एंड पे नीचे लिखी थी, ये शायद कल हमने डिस्कस नहीं की थी, तो अभी एक स्टूडेंट ने पूछा तो मुझे याद है मैंने डिस्कस कर दिया। कह रहा है ए, आजम एंड बाबर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन एरनेस्ट बिलीफ दैट ए पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन। पाकिस्तानी लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब बताइए ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि मिस्टेक ऑफ लॉ? मिस्टेक ऑफ लॉ। और दोनों ने एग्रीमेंट किया। मिस्टेक ऑफ लॉ पाकिस्तानी लॉ है कि फॉरेन लॉ? पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक क्या है? वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? हमने डिसीजन कैसे करना है, आपने सिंपल उसकी क्लासिफिकेशन बनानी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसीजन करना है जो रूल लिखा हुआ है। बी, एंड ए पाकिस्तानी एग्रीज टू एक्सपोर्ट ए पर्टिकुलर मेडिसिन टू बोरिस ए फॉरेन नेशनल अननोन टू बोथ ऑफ देम, यानी बाईलैटरल मिस्टेक है। The law of that country has banned the sale and purchase of that particular medicine. अब बताइए दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो, ये मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ है फॉरेन लॉ? यूनिलैटरल बाईलैटरल। फॉरेन लॉ का वही रूल होता है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है, यूनिलैटरल वैलिड, बाईलैटरल वाइड। ये बाईलैटरल फॉरेन मिस्टेक है, वॉइड। क्लियर? सी, आसिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बाबर ए सर्टेन हॉर्स। इट टर्न आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ बारगेन though neither party was aware of the fact. मिस्टेक ऑफ लॉ के मिस्टेक ऑफ फैक्ट? मिस्टेक ऑफ फैक्ट पक्की बात है। यूनिलैटरल में बाईलैटरल? नाइदर पार्टी नोस, बाईलैटरल। तो बाईलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? वाइड। ऐसे भी मिस्टेक के लिहाज से भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन एक और कंसेप्ट के लिहाज से भी आंसर कर सकते हैं। क्या? डिस्ट्रॉयड, इम्पॉसिबल। अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए एट टाइम ऑफ तो वो इम्पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल एक्ट के मुताबिक भी ये वर्ड है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने मिस्टेक लिखा हुआ है तो हम मिस्टेक के कंटेक्स्ट में ही इसको आंसर करेंगे। आगे चले। डी, आसिफ एग्रीज टू बाय फ्रॉम बकर ऑल हिज हॉर्सेस बिलीविंग दैट बकर हैज 3 हॉर्सेस बट बकर एक्चुअली हैज 2 हॉर्सेस। आसिफ समझ रहा है कि 3 घोड़े, उसने 3 घोड़ों का अपनी तरफ से सौदा किया जबकि बकर के पास 2 घोड़े हैं। यूनिलैटरल है कि आसिफ 3 घोड़ों का एग्रीमेंट कर रहा है और बकर 2 घोड़ों का एग्रीमेंट कर रहा है। ये यूनिलैटरल है कि बाईलैटरल?
अच्छा पहले बताया मिस्टेक ऑफ फैक्ट है कि मिस्टेक ऑफ लॉ? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये तो हमें समझ आ गया। और ये यूनिलैटरल के बाइलैटरल? यूनिलैटरल। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है ये? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है 3 घोड़ों के लिए 2 घोड़ों के लिए? ये बाइलैटरल मिस्टेक है। मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए, 1 मिनट ठहरे, इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। वाइट, हाँ कंसेंट नहीं है, वो तो कंसेंट वाले में आ गया ना। मेरे पास 2 गाड़ियां, व्हाइट और ब्लैक। ये समझ रहे हैं कि व्हाइट गाड़ी का एग्रीमेंट हो रहा है, मैं समझ रहा हूं ब्लैक गाड़ी का एग्रीमेंट हो रहा है। बताइए ये यूनिलैटरल मिस्टेक है कि बाइलैटरल? बाइलैटरल, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, दोनों गलत है। नहीं, आल के बाद आगे लिखा है ना, बिलीविंग दैट बकर हैज 3 हॉर्सेस। अगर सिर्फ आल कहता ना, वो एग्रीमेंट वैलिड होता। याद है आपको, ऑल ग्रेन्स इन ग्रेनरी, पिशावर वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था कि वॉइड था? वैलिड था। यहां पे कह रहा है 3 की क्वांटिटी, एक पार्टी 3 की क्वांटिटी का एग्रीमेंट कर रही है और दूसरी 2 का एग्रीमेंट कर रही है। ये बाइलैटरल मिस्टेक है और कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। कॉन्ट्रैक्ट वाइड है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप समझ रहे होगे सर सौदा हो रहा है गाड़ी का, या तो ब्लैक का होगा या व्हाइट का होगा। एक पार्टी समझ लिया ब्लैक कार का एग्रीमेंट हो रहा है, दूसरी समझ लिया व्हाइट, तो एक पार्टी तो सही होगी ना दोनों में से। जेन में ये बात आती है ना कि कम से कम एक पार्टी तो सही होगी ना। लेकिन ला ये कहता है चूंकि दोनों सेम चीज पे एग्री नहीं कर रहे तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। नहीं समझ आई ना बात, दोनों गलत। तो ये बाइलैटरल मिस्टेक है। ये क्या होगा? वाइड। आई आपने वैलिड लिखा हुआ क्या? आई क्या लिखा? वैलिड है, वाइड ही लिखा हुआ। हाँ वाइड ही है, वाइड ही बिल्कुल वाइड। ई डी क्लियर? ई डी क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल, कंसेंट नहीं है, कंसेंट के लिहाज से भी वाइड है। लेकिन हमने आंसर किसके लिहाज से करना है? जो उसने रिक्वायरमेंट में पूछा है। रिक्वायरमेंट में क्या पूछा है? मिस्टेक का। बिल्कुल वो उस लिहाज से भी एग्रीमेंट है कि कंसेंट नहीं है। ये तो कल मैंने आपको बताया था ना, मिस्टेक का कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं थी कोई, क्योंकि जो कंसेप्ट इधर डिस्कस होते हैं वो कहीं ना कहीं और भी था। खासतौर पर मिस्टेक और फैक्ट वाले तो सारे कहीं ना कहीं और डिस्कस हुए हुए हैं। एग्जांपल नेक्स्ट, ई Arif agrees to buy a particular horse from Bakir. Both believe it to be a race horse, but it turns out to be a cart horse. उस समय रेस का घोड़ा है, वो छकड़े का घोड़ा निकला। वाइड। अच्छा ये बताइए, क्वालिटी सब्जेक्ट मैटर की इस बारे में सही डिसीजन ना आना मिस्टेक ऑफ फैक्ट है मिस्टेक ऑफ लॉ? यूनिलैटरल मिस्टेक है बाइलैटरल? किस लफ्ज से पता चला बाइलैटरल है? बोथ बिलीव इट टू बी रेस होर्स। तो बाइलैटरल मिस्टेक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वाइड हो गया। अच्छा अगर इसमें सिर्फ खरीदार समझ रहा होता कि ये रेस, तो फिर वो साइलेंस इज नॉट फ्रॉड वो वाला केस लगता, फिर एग्रीमेंट वैलिड होता यूनिलैटरल। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों गलती पे हैं, बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बाइलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट से एग्रीमेंट वाइड हो जाता है। क्लियर हुई है बात? आगे चलो। अमीर एग्रीज टू बाय पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बासित who mentioned due to typing error in his letter the price as rupees 1150 instead of 5150। अच्छा इसमें आई कैप का सोल्यूशन और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें फर्क है। ठीक है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर टाइप करते हुए आप कोई गलत अमाउंट कोट कर दें और दूसरी पार्टी साइन कर ले तो याद रखें वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। आपने अगर गलत प्राइस कोट कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। एक मैं केस स्टडी कर रहा था, स्टॉक एक्सचेंज में एक ब्रोकर था, उसने एक कंपनी के शेयर्स जो थे वो सेल पे लगाए। तो यूएसए की एग्जांपल है, उसने फॉर एग्जांपल $700 पे कोट करना था, गलती से $70 पे रेट कोट कर दिया। अब जिसने देखा उसने फौरी एक्सेप्ट कर लिया। 1 मिनट के अंदर उन्हें गलती का अंदाजा हुआ और उन्होंने 70 को 700 कर दिया। लेकिन उस 1 मिनट के अंदर जितने भी ऑर्डर आ गए थे एक्सेप्ट हो चुके थे, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो सारे के सारे उन्हें 70 के रेट पे ही सप्लाई करने पड़े थे। अरबों डॉलर का नुकसान हो गया था कंपनी को। लेकिन चूंकि जो रेट उन्होंने कोट कर दिया था दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो लॉ ने क्या कहा कि अब आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो अगर आप गलती से किसी लेटर पे कोई प्राइस पे एग्रीमेंट पे गलत प्राइस एंटर हो जाए और दूसरी पार्टी उसको साइन कर दे तो वो वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है। बाद में आप ये आर्गूमेंट नहीं ले सकते कि प्राइस तो गलत थी। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस केस में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन आई कैप का क्या ख्याल है कि ये बाइलैटरल मिस्टेक है और ये वॉइड है प्राइस की। मेरा ये ख्याल नहीं, अपना आर्गूमेंट मैंने आपको, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना तो मैं इसे वैलिड ही कहूंगा। एफ क्लियर हो गया? आई कैप का भी पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, अपना भी बता दिया।
जी, Azam agrees to buy from Babar a certain horse. Babar has one horse and one cart horse. Azam thinks that he is buying a race horse, but Babar thinks that he is selling. ये तो वही व्हाइट कार ब्लैक कार वाली एग्जांपल आ गई। बायलैटरल मिस्टेक है कि नहीं? बिल्कुल है। ये कंसेंट की वजह से भी अटेम्प्ट कर, लेकिन चूंकि उसने मेन रिक्वायरमेंट में मिस्टेक का है तो हम कहेंगे ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, बायलैटरल है, एग्रीमेंट वॉइड। Adil agrees to buy a horse from Mazhar, unknown to both parties. That horse is already owned by Adil. Mistake of fact, bilateral, agreement void. Azam agrees to sell to Babar a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Karachi. It turns out that before the date of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. जहाज समंदर में डूब चुके हैं और वो कराची में बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका। Neither party was aware of fact. Bilateral mistake of fact. Neither party was aware of fact का मतलब क्या है? Bilateral mistake of fact है, agreement void. J. Azam buys a painting believing it to be worth rupees 100,000 while in fact it is worth only rupees 10,000. Valid है, erroneous conclusion वाली बात, ठीक है? About a thing, contract valid है। K. Taj bought a plot of land from Raj for a large sum as they both were of the opinion that the property prices will surge, will increase in few days. Unexpectedly, the property prices fell significantly in that particular area. बताइए। ओपिनियन था उनका, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? क्या ये मिस्टेक है? मिस्टेक अभी क्या पढ़ा था? एरनेस कंक्लूजन अबाउट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ये एग्रीमेंट क्या है? वैलिड रहेगा, ठीक है जी। 22 भी है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। कमेंट ऑन वैलिडिटी का मतलब क्या है? बताना है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। कमेंट ऑन वैलिडिटी का मतलब क्या है? बताना है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है। Bushra promises with Azam for good consideration that she will not marry Salman. Agreement instead of marriage, ये void है। और अगर ये ऐसे होता, Bushra promises with Azam for good consideration that she will marry Azam, तो फिर ये valid होता। B. Salim agrees to sell to Babar a 100 ton of oil. There is nothing whatever to show that what kind of oil was intended. Uncertain, agreement void. See, Daud who is a dealer in coconut oil agrees to sell to Babar 100 ton of oil. अच्छा, इसमें और वो ऊपर अल्फाज सेम है, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं सर्टेनिटी है क्योंकि इसमें वो डील ही एक ऑयल में कर रहा है। ऊपर मल्टीपल ऑयल में तो कंफर्म नहीं है कौन सी टाइप का ऑयल, तो वाइड है। ये बी वाइड और सी वैलिड। डी. सलीम एग्रीज टू सेल टू बाबर ऑल द ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट पिशावर। क्वांटिटी हालांकि लिखी नहीं हुई, लेकिन उसे बता दिया जितना भी है सारे का सारा। अगर कोई किसान चौधरी साहब के साथ एग्रीमेंट करे, फैक्ट्री के मालिक के साथ, कि मेरी खेतों पे जितने भी गन्ने की फसल आएगी मैं सारी की सारी आपकी शुगर फैक्ट्री को सेल करूंगा, क्वांटिटी कंफर्म नहीं है अभी कितनी ग्रो होगी, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? यस, ये एग्रीमेंट वैलिड है। E. Salim agrees to sell to Babar 1000 mounds of rice at a price to be fixed by Kashif. Valid. प्राइस नहीं लिखी हुई, प्राइस सर्टन नहीं, लेकिन कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। जैसे अगर हम ये एग्रीमेंट करें कि हम आपको नेक्स्ट मंथ में मुर्गी का गोश्त सप्लाई करेंगे एट ए रेट टू बी फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, तो एग्रीमेंट वैलिड है कि वॉइड? वैलिड। हालांकि इसमें प्राइस सर्टन नहीं लिखी हुई, लेकिन प्राइस कैपेबल ऑफ बीइंग सर्टन है। जब काशिफ डिसाइड कर देगा तो उस वक्त प्राइस सर्टन हो जाएगी। हाँ, अच्छा, राइस की टाइप भी होती है। उन्होंने कहा कि राइस की डिफरेंट टाइप्स होती है, यहाँ पे टाइप ऑफ राइस नहीं लिखा होगा। क्या हम देखिए, जब वो हमें राइस की तरफ लेके जाना चाहता है तो राइस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में वो हमें ऑयल की तरफ लेके गया तो उसने बताया कि कोकोनट ऑयल है, यहाँ डिफरेंट ऑयल और मेंशन नहीं है कि कौन सी टाइप का ऑयल। तो जब क्वेश्चन में वो हमें उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसका मतलब हमें उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, बल्कि वो प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय काशिफ इस तरफ लेके जाना चाह रहा। F. Salim agrees to sell to Babar my white horse for rupees 500 or rupees 1000. Uncertain, प्राइस सर्टन नहीं, एग्रीमेंट वॉइड है। 500 होगी कि 1000 सर्टन नहीं है ना, एग्रीमेंट वॉइड। G. Azam agrees to pay rupees 1000 if Babar marries Salma, a Muslim woman who is already married to Daud.
वाइड एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी था ये, एम और एच आजम एग्रीज विद बाबर टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अच्छा कल एक और कंसेप्ट था, आखिरी लाइन, वाइड एग्रीमेंट तो वाइड है ही है, उस वाइड एग्रीमेंट के साथ अगर आपने कोई और एग्रीमेंट लिंक कर दिया वो भी वाइड। अगर हम कहते हैं कि जी आप पैसे मुझे 10,000 दीजिए, मैं आपको जमीन से दफन खजाना निकाल के दिखाता हूं, ये एग्रीमेंट क्या है? वाइड। और अगर मैं इसके साथ ये एग्रीमेंट करूं 10,000 और फिर दूसरे स्टूडेंट के साथ ये एग्रीमेंट करूं कि इस 10,000 से हम दोनों कोई चीज खरीद के उसकी तिजारत करेंगे, तो ये दूसरा एग्रीमेंट नॉर्मली वैलिड होता है, लेकिन चूंकि ये डिपेंड कर रहा है एक वाइड एग्रीमेंट, तो वाइड एग्रीमेंट के साथ जो कोलैटरल, जो रिलेटेड, जो अदर ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो अदर एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी वाइड होते हैं। ये डिपेंडेंट वाला आ गया, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंडेंट है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हालांकि लीगल है, लेकिन अगर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली इलीगल। I Habib agreed with Aslan that he will buy refrigerator from Aslan for rupees 80,000। यहां तक वैलिड एग्रीमेंट है। आगे क्या? If Habib received cash from Sajid in an agreement in which he will discover gold by magic for Sajid। क्योंकि ये बेसिकली मैजिक को डिस्कवर करना, मैजिक को डिस्कवर करना, ये वाइड एग्रीमेंट है। इसकी बेस पे जो 80,000 का एग्रीमेंट किया गया रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि कोलैटरल ट्रांजैक्शंस भी वाइड होते हैं। अगर मेन एग्रीमेंट वाइड हो तो जो कोलैटरल रिलेटेड डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो भी वाइड हो जाते हैं। ये थे जी हमारे क्वेश्चंस। कुछ क्लियर हुआ? कुछ समझ आया? चलिए अब चलिए अपने आज के कंसेप्ट की तरफ। आज हमारा कंसेप्ट जी एरोनियस ओपिनियन का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की प्राइस के बारे में किसी बंदे को गलत फहमी है तो इसकी वजह से एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, एग्रीमेंट वॉइड वो वैलिड रहेगा। जैसे हाँ नहीं, वो टाइपिंग करते हुए गलती हो गई, वो ह्यूमन एरर होगा, लेकिन लॉ ह्यूमन एरर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। लॉ कहता है या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है या मिस्टेक ऑफ लॉ है। टाइप करते हुए अगर आपसे गलती हो गई तो ये समझा जाएगा कि आपने यही ऑफर कोड की है, वो वैलिड होगा। ठीक है जी। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप समझते हैं कि एक चीज बड़ी कीमती पड़ी है, उसे हाई प्राइस पे खरीद लेते हैं। एक कैलकुलेटर है, आपको लगा ये कैलकुलेटर तो बहुत महंगा होता है और आपने उसे हाई प्राइस में खरीद लिया, बाद में पता चला कि वो लो प्राइस कैलकुलेटर है, क्या आप रिटर्न कर सकते हैं? नहीं, वो वैलिड एग्रीमेंट हो गया। अर्नेस्ट कंक्लूजन अबाउट प्राइसिंग ये एग्रीमेंट को इनवैलिड करार नहीं करता, एग्रीमेंट वैलिड रहता है। नेक्स्ट, आज हम कल हमने वाइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट पढ़ी थी। क्या थी लिस्ट वाइड एग्रीमेंट्स की? वाइड एग्रीमेंट्स की लिस्ट क्या थी कल? अनसर्टेन एग्रीमेंट, इलीगल, इम्पॉसिबल, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वेजरिंग एग्रीमेंट। शाबाश। अब हमने कल जो लिस्ट पढ़ी थी ना, लिस्ट, उसमें बहुत सी एग्जांपल थी वाइड एग्रीमेंट्स की। कल जो हमने लिस्ट पढ़ी उसमें बहुत सी एग्जांपल्स थी वाइड एग्रीमेंट्स की। उनमें से कुछ एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करने लगे। हम क्या करने लगे? किसको डिटेल में डिस्कस करने लगे? 3 एग्जांपल्स को जो हमने कल स्टडी की थी सरसरी तौर पे। पहली एग्जांपल, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड। इन स्टेट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? बिजनेस करने से मना करना। अगर आप थ्रू एग्रीमेंट किसी को कोई बिजनेस करने से मना करते हैं, वो एग्रीमेंट क्या है? अगर एग्रीमेंट के जरिए किसी को कोई बिजनेस, कोई काम करने से मना करते हैं, वो एग्रीमेंट क्या है? वो वाइड है। इसे कहते हैं एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, क्योंकि लॉ कहता है हर एक इंसान का, हर शहरी का हक है कि वो जो लॉफुल प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे कर सकता है। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, यानी 2 केसेस में आप किसी बंदे को रोक सकते हैं कि वो काम ना करे। 2 एक्सेप्शन ऐसी हैं जिनमें आप किसी बंदे को रोक सकते हैं किसी से कि वो काम ना करे। पहली एक्सेप्शन कौन सी है? सेल ऑफ गुडविल। जब वो आपको गुडविल बेचते हैं, सेल ऑफ गुडविल, इसके साथ ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं सेल ऑफ गुडविल / सेल ऑफ बिजनेस, क्योंकि जब बिजनेस सेल होता है तो उसकी हर चीज सेल हो जाती है, सारे एसेट भी सेल हो जाते हैं और गुडविल भी सेल हो जाती है। सेल ऑफ गुडविल या सेल ऑफ बिजनेस। हम दोनों की दुकान एक ही मार्केट में है,
इनकी दुकान पे ग्राहक ज्यादा, मेरी दुकान पे ग्राहक कम, मैंने इन्हें 1 लाख रुपया दिया, जाओ इस मार्केट से निकल जाओ, दोबारा इस मार्केट में ना आना, ये एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि मैं पैसे दे के इनके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं। लेकिन अगर यही मैं इनसे कहूं लाओ भाई अपनी दुकान बेचो, मुझे कितने की बेच दो, ठीक है, तुम्हारा नाम लेके दूर दूर से लोग आते हैं, हाजी साहब की निहारी बड़ी मशहूर है, मेरी निहारी जो है वो कोई ग्राहक आते नहीं है, तो ऐसा करो तुम अपने शॉप मुझे अपना बिजनेस मुझे सेल कर दो, इंक्लूडिंग गुडविल, बिजनेस का मतलब गुडविल। अगर ये गुडविल अपनी बेच देते हैं, बिजनेस बेच देते हैं, अभी मैंने पैसे नहीं दिए, बिजनेस खरीदा, तो क्या अब मैं इनको बिजनेस करने से रोक सकता हूं? बिजनेस करने से रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता। क्या रोक सकता हूं? अब मैं रोक सकता हूं। ये फेसबुक का जो मालिक था, उसे एकदम मैं पढ़ा था 3-4 साल पुराना, उसे किसी ने ऑफर की बड़ी अच्छी खासी, मुझे बेच दो। उसने कहा मैं आपको फेसबुक बेच भी दूं ना तो मैं क्या करूंगा, मैं इन पैसों से मजीद कोई, मुझे एक ही काम, यही काम आता है, मैं उससे फिर इसी तरह की कोई और साइड बनाऊंगा, तो अगर मैंने इसी तरह का कोई और काम करना तो मैं ये करता रहता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर आप बोली लगा रहे होते फेसबुक के मालिक से, वो खरीद रहे होते फेसबुक, तो जब आप उसको पैसे देते तो आप क्या ख्याल है, आप एग्रीमेंट में ये ना लिखवाते, क्या ना लिखवाते कि भाई आपने इस जैसी कोई और साइड में नहीं बनानी, फेसबुक जैसी नहीं बनानी, iCap जैसी बनानी है तो बना लो, फेसबुक जैसी नहीं, यूट्यूब जैसी बनानी है तो बना लो, भाई लिखवाते कि ना लिखवा, वरना तो उसके बगैर बिजनेस खरीदने का फायदा ही कोई नहीं है। अगर उन्हीं पैसों से साथ वाली नई दुकान खरीद ले, ठीक है, और वही निहारी दूसरा नाम लेके वहां भी, तो हमारे पैसे तो गए, हमारा मकसद पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए लॉ बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहा है कि अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस, अपनी गुडविल का मतलब बिजनेस समेत, और बिजनेस का मतलब गुडविल समेत, अगर बिजनेस या गुडविल आपको सेल करता है तो आप उसको सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हैं, आप उसको बिजनेस करने से, लेकिन क्या हर तरह का बिजनेस करने से रोक सकते हैं? लॉ कहता है नहीं, प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन इज फॉर सिमिलर बिजनेस करने से रोक सकते हैं, ठीक, सिमिलर बिजनेस करने से। फॉर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, उसे बता देंगे कि आपने आइंदा से निहारी नहीं बनानी, और इस मार्केट में नहीं, इस मार्केट में अगर वो बर्गर बना के बेचना चाहे बेच सकता है, ठीक है, लेकिन सिमिलर बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन है, डिसिमिलर बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये रिस्ट्रिक्शन फिर उसके बाद स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स की है जो कि रीजनेबल हो। जैसे हम उसे कह सकते हैं भाई तुमने इस मार्केट में दुकान नहीं खोलनी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। हम ये भी कह सकते हैं लाहौर शहर में दुकान नहीं खोलनी कोई, ये भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानी जाती है। वैसे रीजनेबल क्या है ये कोड डिसाइड करता है, केस टू केस वेरी करता है। रीजनेबल क्या है ये कोड डिसाइड करता है केस टू, लेकिन नॉर्मली रूल क्या है कि आप सिमिलर बिजनेस से मना कर सकते हो और किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस करने से मना कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो एरिया रीजनेबल हो। यानी ये नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करना। जैसे अगर आपके ग्राहक पूरे लाहौर से आते हैं, कसूर से नहीं आते, तो आप जब गुडविल को बाय करेंगे तो उसे मना करेंगे तुमने सिमिलर बिजनेस नहीं करना, फिर दूसरी सेक्शन क्या लगाएंगे किस लाहौर में नहीं करना। अगर इस केस में हमारे कस्टमर सिर्फ लाहौर के, लाहौर से बाहर के नहीं है, और मैं कह देता हूं कि भाई पूरे पाकिस्तान में कहीं तुमने ये बिजनेस नहीं करना, ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं? नहीं। कोर्ट कहेगा नहीं, लाहौर में जहां पे बिजनेस फैला हुआ है वहां पे दूसरी पार्टी ने बिजनेस लाहौर से बाहर किसी दूसरे शहर में जाके कर ले, हो सकता है कि नहीं। समझ आया? सिमिलर बिजनेस की बात समझ आई? सिमिलर बिजनेस और ये स्पेसिफाइड लोकल लिमिट की बात है। लोकल लिमिट का मतलब क्या है कि ज्योग्राफिकली किस एरिया में हमने उस पार्टी को बिजनेस नहीं करने देना और किस टाइम तक, फॉर टाइम टिल बायर कैरीज सिमिलर बिजनेस, जब तक के बायर सिमिलर बिजनेस। जैसे फर्ज कीजिए साल के बाद हमारा बिजनेस फिर भी नहीं चला, फर्ज कीजिए हमारा बिजनेस गुडविल बाय करने के बावजूद नहीं चला, 1 साल के बाद हमने दोनों दुकानें बंद कर दी। अब क्या जो सेलर ऑफ गुडविल था, सेलर ऑफ गुडविल, वो साल के बाद दोबारा उस मार्केट में आके काम शुरू कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि अब हमारा इंटरेस्ट उससे इफेक्ट नहीं हो रहा। तो याद रखिए ये सेल ऑफ गुडविल के केस में जो बंदा हमें अपनी गुडविल, अपना बिजनेस सेल करता है, हम उसे काम करने से रोक सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है? सिमिलर बिजनेस से रोकना है, कोई और काम करने से नहीं रोकना। सिमिलर लोकल लिमिट स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी बाउंड्री, हमारा इलाका कौन सा होगा जिसमें वो काम नहीं करेगा। कहेंगे भाई तुमने ये काम हमारे इलाके में नहीं करना, और वो अपना इलाका स्पेसिफाई करना है लोकल लिमिट्स जो कि रीजनेबल होनी चाहिए।
और तीसरा, ये रिस्ट्रिक्शन कब तक अप्लाई करेगी? जब तक ये बायर सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन करता है। क्लियर हुई पहली सेल ऑफ गुडविल या बिजनेस वाली एग्जांपल? जी पूछिए। सर जैसे आपने फेसबुक की एग्जांपल दी है, उसमें तो लोकल लिमिट्स नहीं है। हाँ उसमें लोकल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोड फिर इस चीजों को कंसीडर करता है ना। जैसे मैंने फेसबुक की एग्जांपल दी, वो तो आपको होता है वर्चुअल वर्ल्ड है, बिल्कुल वो ग्लोबली है, तो उसको सिमिलर से भी रोका जा सकता है। जी नहीं, अगर बायर फर्ज कीजिए थोड़े अरसे के लिए बंद करके दोबारा बिजनेस कंटिन्यू करता है, तो क्या सेलर अब बिजनेस कर सकता? नहीं कर सकता। बायर जब तक बिजनेस कर रहा है, बायर ऑफ गुडविल जब तक बिजनेस, सेलर ऑफ गुडविल आके उसके इलाके में बिजनेस नहीं कर सकता। बायर थर्ड पार्टी को गुडविल सेल कर दे तो सेम रूल लगेगा, वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, फिर थर्ड पार्टी अप्लाई करवाएगी सेलर के खिलाफ रिस्ट्रिक्शन। हाँ ये अहम पॉइंट है, गुडविल में वो बिजनेस का नाम भी खरीद लेगा इसी वक्त, इसी सिचुएशन में तो लॉ ने रोका है। वरना अगर हम उसे सिर्फ बिजनेस ना गुडविल ना खरीदे, सिर्फ उसे थोड़े से पैसे देके कहें भाई तुम चले जाओ कहीं और, तो ये एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड कहलाता है और ये वाइड है, ये वाइड है। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा बिजनेस खरीद लें, गुडविल खरीद लें, तो फिर उसको रोक सकते हैं, वो एग्रीमेंट वैलिड होगा। पहली एग्जांपल सेल ऑफ गुडविल क्लियर हो गई। दूसरी एग्जांपल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये एग्जांपल पार्टनरशिप से रिलेट करती है और हमने पार्टनरशिप में भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं ताकि वहां पे आसानी हो। पार्टनर दो तरह के, एक चलती पार्टनरशिप के पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर, और एक जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। कह रहा है रनिंग पार्टनरशिप में पार्टनर एग्री कर सकते हैं क्या कि वो सिमिलर या डिसिमिलर किसी किस्म का बिजनेस भी नहीं चलाएंगे। खुद बताएं, चार पार्टनर मिलके क्लॉथ का बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनमें से एक पार्टनर को अपना अलग से भी क्लॉथ का बिजनेस चलाना चाहिए? क्यों नहीं चलाना चाहिए? वो फाइट करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि पार्टनर्स को सिमिलर बिजनेस करने से रोका जा सकता है। अच्छा फर्ज कीजिए वो क्लॉथ का नहीं, वो रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहता है कि पार्टनर। अब पार्टनर्स की मर्जी है, वो अगर समझते हो कि इससे उनके बिजनेस को फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये पार्टनर अपना ड्यू टाइम देगा, तो वो उसको ज्यादा दे सकते हैं डिसिमिलर बिजनेस की। लेकिन डिसिमिलर बिजनेस से रोक भी सकते हैं अगर पार्टनर ये समझे कि भाई ये रियल एस्टेट पे सारा दिन बैठेगा तो हमारी दुकान पे कब बैठेगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर रोक भी सकते हैं। यही कंसेप्ट हमें समझा रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हम में से कोई भी सिमिलर या डिसिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। अगर पार्टनर्स ने ये एग्री कर लिया तो फिर दूसरे पार्टनर रोक सकते हैं बिजनेस करने से। क्लियर हुई है बात? नहीं हुई? अच्छा सिमिलर और डिसिमिलर को गोली मारे, सिंपल कंसेप्ट। पार्टनर्स जब आपस में पार्टनरशिप एग्री करेंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि हम में से कोई भी पार्टनर इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, लिखा गया तो फिर वो दूसरा काम नहीं कर सकता। आउटगोइंग पार्टनर्स, आउटगोइंग पार्टनर्स जब कोई एक पार्टनर छोड़ के जाता है फर्म को, या फर्म डिसॉल्व हो जाती है, या गुडविल को सेल कर। अच्छा गुडविल का मतलब यह है कि सारे पार्टनर्स ने मिलके सारी के सारे बिजनेस किसी दूसरे को बेच दिया। सेल ऑफ गुडविल में तो यही कंसेप्ट लग जाएगा। अब अहम कंसेप्ट है कि अगर कोई एक पार्टनर जा रहा हो, या फर्म डिसॉल्व होने का मतलब यही होता है कि एक पार्टनर निकल गया या उसकी डेथ हो गई, उसके डेथ। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, 10 पार्टनर्स थे, एक फर्म फर्ज कीजिए सीए फर्म है, उसके 10 पार्टनर्स हैं, उसमें दो पार्टनर टैक्स का काम करते हैं और एक पार्टनर के क्लाइंट बहुत बड़े हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, और वो काम भी अच्छा करता है। उस पार्टनर का ख्याल ये है कि फर्म में सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो मेरी वजह से आता है, तो मुझे सबसे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। बाकी पार्टनर्स ने कहा हम आपको ज्यादा नहीं बराबर का शेयर देंगे। उसने कहा अच्छा लो फिर मैं जाता हूं, मेरी तरफ से फर्म फारेगा, मैं रिटायर होता हूं, रिजाइन करता हूं पार्टनरशिप से, और अगले ही दिन उसी फ्लोर पे, उसी बिल्डिंग, उसी फ्लोर पे
साथ कोई दूसरा ऑफिस रेंट पे लेके बिजनेस शुरू कर दे। बताइए क्या ये प्रैक्टिस आपके ख्याल में ठीक है? क्यों ठीक क्यों नहीं? वो पार्टनर रिस्क है कि फर्म के कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए उसके क्लाइंट को घेर सकता है, क्योंकि क्लाइंट बाहर लाते तो फर्म के नाम से है ना, ठीक है। आने के बाद वो पार्टनर की स्किल से मुतासिर होकर हो सकता है उसी से काम करवाएं, लेकिन आते तो फर्म के नाम पे। बताइए ये वाला पार्टनर फर्म से अलग होके फर्म के कॉन्टैक्ट्स को यूज करके उनके क्लाइंट को घेर सकता है, पार्टनरशिप को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर पार्टनरशिप में ये लिख दिया जाए कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ, अगर कोई पार्टनर छोड़ के गया, तो वो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा। आपके ख्याल में ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड होनी चाहिए कि नहीं? वैलिड हो। लेकिन याद रखिए अगेन, जिस तरह ये यहां पे था रिस्ट्रिक्शन सिमिलर बिजनेस के लिए होनी चाहिए, ये भी हो जाए। वो टैक्स का काम नहीं करेगा, कोई और काम करना चाहे तो कर सकता है। और ये कंडीशन भी स्पेसिफाइड पीरियड या लिमिट के लिए होगी। स्पेसिफाइड पीरियड, और जैसे हम एग्रीमेंट में लिख देंगे कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म को छोड़ के जाता है तो वो 2 साल तक लाहौर के अंदर टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो अब हम इस पार्टनर को रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? कैसे रोक सकते हैं? पहले क्वेश्चन, क्या रिस्ट्रिक्शन सिमिलर बिजनेस की है? क्या रीजनेबल पीरियड है? क्या ज्यूरिसडिक्शन जो लिमिट है वो रीजनेबल है? तो बिल्कुल अब इसको रोक सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो बताइए एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? किसी बंदे को काम करने से रोकना। नॉर्मली हम किसी बंदे को कोई लॉफुल प्रोफेशन कोई काम करने से नहीं रोक सकते, लेकिन 2 केसेस हैं जिनमें उसको रोका जा सकता है। 2 केसेस कौन कौन से हैं? सेल ऑफ गुडविल वाला और दूसरा पार्टनरशिप वाला। सेल ऑफ गुडविल वाला क्या कंसेप्ट है कि अगर एक बंदा दूसरे को गुडविल सेल कर देता है तो दूसरा बंदा पहले बंदे को सिमिलर काम करने से रोक सकता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड एंड स्पेसिफाइड लिमिट, जो कि रीजनेबल होनी चाहिए। यह है सेल ऑफ गुडविल का कंसेप्ट। पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या है? पार्टनरशिप में 2 कंसेप्ट है, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए और एक आउटगोइंग पार्टनर्स के लिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी सिमिलर काम या कोई भी काम करने से रोका जा सकता है, आउटगोइंग पार्टनर को भी रोका जा सकता है, लेकिन आउटगोइंग पार्टनर को सिर्फ सिमिलर काम करने से रोका जा सकता है। आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर काम करने से एग्जिस्टिंग पार्टनर को किसी भी काम करने से रोका जा सकता है, आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर काम करने से रोका जा सकता है, आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर काम करने से रोका जा सकता है। सर अगर आउटगोइंग पार्टनर ऐसा बिजनेस करे हो डिसिमिलर लेकिन वो अफेक्ट करे बिजनेस को, अगर क्वेश्चन ये, अगर आउटगोइंग पार्टनर ऐसा बिजनेस करे जो हो डिसिमिलर लेकिन इफेक्ट करे उस बिजनेस को किसी भी तरीके से, किसी फॉर एग्जांपल, तो फिर मेरा ख्याल है शायद कोर्ट इसको अलाउ ना करे। मेरा ख्याल है, मेरी जजमेंट है, लेकिन ये हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसने नहीं बताया हुआ। उसने सिमिलर बिजनेस, क्योंकि सिमिलर बिजनेस होता है ना कंपटीशन वाला, डिसिमिलर बिजनेस नॉर्मली फैक्ट नहीं करते। समझ आई? एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड में कितनी एग्जांपल है? कौन कौन सी? गुडविल, सेल ऑफ गुडविल वाली, और दूसरा पार्टनरशिप वाली। पार्टनरशिप वाली क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर को किसी भी काम करने से रोका जा सकता है और आउटगोइंग पार्टनर को सिमिलर बेसिक है। शर्त यह है कि वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हो और रीजनेबल पीरियड और लिमिट के लिए। बिल्कुल एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड क्लियर। हाँ शाबाश, एक और एग्जांपल भी थी। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को मना करे कि आपने कोई बिजनेस नहीं करना, कर सकती है? यस कर सकती है। इसमें और भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। कॉलेज हम टीचर्स को मना कर सकता है और मना करते हैं कि जब तक आप हमारे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं किसी दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। तो क्या हम किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं? नहीं। पहले ये हमारे सिलेबस में लाइन होती थी, अब नहीं। इसको सर्विस एग्रीमेंट कहते हैं, अब नहीं है। बिल्कुल सही एग्जांपल सोचिए। सेल ऑफ गुडविल में कह रहा है सच पीरियड टिल बायर कैरीज सिमिलर बिजनेस, यानी हमने निहारी वाला बिजनेस खरीद लिया। अब जो हाजी साहब हैं वो इस मार्केट में निहारी बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, और बर्गर बेच सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने बाद हम खुद ही अपनी दुकानें बंद कर दे, दोनों नहीं चल रहे, अब हाजी साहब आगे निहारी बेच सकते हैं? ये है टिल द बायर। जब तक बायर बिजनेस कंटिन्यू करेगा तब तक रिस्ट्रिक्शन रहेगी। जब बायर ने खुद ही बिजनेस खत्म कर दिया तो वो रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई। दोबारा वापस आ जाए तो हाजी साहब को दोबारा वापस जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन वो फिर बंद कर दे बिजनेस, हाजी साहब फिर वापस आ जाएंगे। तो ये चलता रहेगा। मेन कंसेप्ट क्या है? टिल द बायर कैरीज ऑन सिमिलर बिजनेस।
कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस। नेक्स्ट एग्रीमेंट, ओनर के नाम से बिजनेस हो, बिजनेस किसी भी नाम से हो या गुडविल किसी भी नाम से गर्ज नहीं है, ठीक है। गुडविल जब सेल होगी तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा। तो कस्टमर उसी के आते हैं जैसे ओनर के। कस्टमर देखिए, नॉर्मली कस्टमर जो आते हैं ना वो नाम देख के आते हैं, नाम देख के आते हैं, और जो कस्टमर नाम जब बिक गया तो उसका मतलब गुडविल सेल हो गई। अब वो बंदा किसी दूसरे नाम से कर सकता है। मुझे याद है हमारे, जब मैं आपकी एज का होता था तो एक दोपहर का अखबार होता था, ये जो नया अखबार आपने सुना हुआ है, नया अखबार कभी पढ़ा है? छोटा सा अखबार था दोपहर का, निकम्मी सी खबरें होती हैं, बस मसाला मसाला लगा के उन्होंने खबर बनाई होती। पहले होता था ये, इनकी जो टीम होती है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये था इनका अखबार सहाफत, उसका नाम था सहाफत, वो चलाते थे। तो वो भी इसी तरीके से दोपहर का अखबार होता था और कलरफुल किस्म की उसमें न्यूज़ चलती थी। वो बड़ा ये जो दुकानें होती है ना, दुकानें मार्केट्स में, वो सीरियस किस्म के लोग तो इस तरह के अखबार को लिफ्ट कोई नहीं कराते, लेकिन जो दुकानें उसमें मजदूर वगैरह दूसरे लोग होते हैं वो फारग बैठे होते हैं, इसका खबरें पढ़ के बड़ा उधर बड़ा चलता है। तो सहाफत बड़ा चला करता था। तो दूसरे लोगों ने उस अखबार को खरीद लिया, ठीक है, लेकिन उसकी टीम ने क्या किया फिर कि अब सहाफत के नाम से नहीं, क्योंकि गुडविल सेल कर दिया, लेकिन एक दूसरे नाम से, जैसे नया अखबार के नाम से, एक दूसरा जिसका स्टाइल एग्जैक्टली वही था जो पुराने वाले का था, ठीक है। तो अब जी अच्छा, अब ये सिविल बिजनेस, अब शायद मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने एग्रीमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होगी। अब ये देखिए, ये रिस्ट्रिक्शन कब लगेगी? जब आप एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट में लिखेंगे तब लिखेंगे, जब एग्रीमेंट में रिस्ट्रिक्शन लिखेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं होगी। वो शायद रिस्ट्रिक्शन लिखना भूल गए, ठीक है, उन्होंने दोबारा कर। तो याद रखें, जब सेल होता है ना तो लोग सेल नहीं हो जाते, वो बिजनेस या कि एसेट्स या उसकी गुडविल सेल होती है। वही लोग बिजनेस से निकल के दूसरा काम करना, ये इसी काम को किसी और जगह करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर एग्रीमेंट का जरिए रोका ना गया हो, और एग्रीमेंट में भी आप एक रीजनेबल पीरियड और रीजनेबल स्पेस की हद तक रोक सकते हैं। उसको ये नहीं कह सकते कि तुमने ताक़यामत पूरी दुनिया में ये बिजनेस नहीं करना, ये रीजनेबल नहीं है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी एग्रीमेंट किया जिसमें पार्टी ने एग्री किया कि हम एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेंगे तो वो एग्रीमेंट वाइड है। अब इसकी एग्जांपल्स बता रहे हैं। एग्रीमेंट वाइड होगा इफ इट रिस्ट्रिक्ट्स टू इन्फोर्स लीगल राइट्स। कोई भी एग्रीमेंट जो किसी बंदे के लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने से रोके, वो एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। जैसे फर्स्ट कीजिए, उन्होंने कॉलेज की फीस दी, अब मेरी जिम्मेदारी है इनको मैं पूरा सिलेबस कवर करवाऊं। अगर मैं इनको पूरा सिलेबस कवर नहीं करवाता, अगर मैं पास पेपर डिस्कस नहीं करता, अगर मैं टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाता, तो मेरे खिलाफ ये केस कर सकते हैं। मैंने एग्रीमेंट में ये कहा था कि आप ऐसा कीजिए, आप मुझे अच्छे खासे पैसे दीजिए, मैं आपको पास पेपर भी करवाऊंगा, मैं आपको टेस्ट भी करवाऊंगा, मैं आपको सारा सिलेबस भी कवर करवाऊंगा। लेकिन नीचे मैंने चालाकी से एक लाइन लिख दी, क्या कि आप इस एग्रीमेंट की बेस पे मेरे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। जब ये लाइन लिख देते हैं ना तो फिर पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही एक तरह से खत्म हो जाता है। फिर एग्रीमेंट करने का फायदा क्या? फिर तो इसका मतलब ये आप जो मर्जी करें, जो मर्जी ना करें। तो अगर ये एग्रीमेंट में ये लाइन लिखी जाए कि आप इस एग्रीमेंट की बेस पे लीगल एक्शन नहीं लेंगे, लॉ कहता है ये लाइन, एग्रीमेंट नहीं कह रहा, ये लाइन, ये लीगल प्रोविजन, ये क्लॉज वाइड है, एग्रीमेंट वैलिड है। यानी अगर आप उस एग्रीमेंट के खिलाफ चलते हैं तो वो पार्टी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है। एग्रीमेंट वाइड होगा, या एग्रीमेंट की बजाय यूं कहना चाहिए लीगल प्रोविजन, क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट या प्रोविजन ऑफ एग्रीमेंट, लीगल जो प्रोविजन जो एग्री किया आपने, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज वाइड इफ इट रिस्ट्रिक्ट्स टू एनफोर्स लीगल राइट्स या लिमिट्स द टाइम। लिमिट्स द टाइम, पाकिस्तान में अगर आपने किसी को डेट दिया है रिकवर करवाने के लिए कितना टाइम? अगर मैंने डेट एग्रीमेंट किया और इनको कहा भाई आप 2 साल तक रिकवर करवा सकते हैं, 2 साल के बाद नहीं करवा सकते। एक मिनट है, अब ये दोनों एग्जांपल इकट्ठी समझा रहा हूं। पर इफ रिस्ट्रिक्ट द एनफोर्स लीगल राइट्स और लिमिट्स द टाइम, मैंने इनसे एग्रीमेंट किया, लोन लिया, और एग्रीमेंट में क्या लिखाया? मैं आपको 6 महीने बाद लोन वापस कर दूंगा, लेकिन नीचे लिख दिया आप इस एग्रीमेंट की बेस से मेरे खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अगर मैं इनको पैसे नहीं देता, क्या मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? मैंने इनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया, इन्फोर्स करने से मना किया। लॉ कहता है लीगल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। दूसरी एग्जांपल, मैंने इन्हें कहा अच्छा मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं,
लेकिन जब मैं डिफॉल्ट करूंगा उसके 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद नहीं कर सकते। हालांकि लॉ ने 3 साल दिए हैं, मैंने 3 साल का लीगल टाइम को रिस्ट्रिक्ट करके 2 साल कर दिया। बताइए क्या अब मेरे खिलाफ ये लीगल एक्शन ले सकते हैं? अभी भी ले सकते हैं। अगर मैं ये लिखता हूं कि कभी भी एक्शन नहीं ले सकते, वो भी लीगल प्रोविजन वाइड। और अगर मैं कहता हूं लीगल एक्शन ले सकते हैं लेकिन जितना लॉ ने टाइम दिया उससे कम में, तो वो टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड है। उससे ज्यादा हो तो फिर ले सकते हैं, फिर वैलिड। हाँ, वो ऐसे समझा जाएगा जैसे 3 साल बाद आपने रिफ्रेश कर लिया कि ठीक है ले लीजिए एग्रीमेंट। कहता है एक्सेप्शंस भी लो। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? नहीं है वो एक्सेप्शंस का इस कंसेप्ट की एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा कि इन केसेस में आप किसी पार्टी को लीगल एक्शन लेने से रोक सकते हैं। किन केसेस में लीगल एक्शन लेने से रोक सकते हैं? पहला, रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। हमने आर्बिट्रेशन पता है आपको क्या होती है? और पंचायत वगैरह, ठीक है। मैंने शायद किसी लेक्चर में बताया था, इसको कोर्ट भी सपोर्ट करता है क्योंकि कोर्ट के बर्डन कम होता है। आपने अक्सर देखा होगा खासतौर पे जो हमारे कमर्शियल जो तिजारती जो होते हैं ना प्लाजा वगैरह, वहां पे कोई ना कोई इस तरह की यूनियन होती है, सदर अंजुमन। हाँ जी, बिल्कुल एग्जाम्पल दिए थे ना, बिल्कुल। तो अब अगर हमारा आपस में एग्रीमेंट ये होता है कि कोई डिस्प्यूट हुआ ना, तो दुकानदारों का आपस में कोई लेन देन का डिस्प्यूट हुआ तो फैसला कौंसिल करेगी, फैसला यूनियन करेगी। रेफर एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, क्या ये वैलिड है? अब इसमें कोई पार्टी डायरेक्ट कोर्ट पे नहीं जा सकती, किधर जाना पड़ेगा? हाँ, आर्बिट्रेटर के बाद अगर वो मुतमिन नहीं है तो कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन पहले किधर जाएंगे? आर्बिट्रेटर के पास। ठीक है। दूसरी एग्जांपल, सबमिट आर्बिट्रेशन टू कोर्ट। सबमिट, ये क्या लिखा हुआ है? इसमें मुझे लगता है कुछ आगे पीछे हुआ लफ्ज़, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। हाँ, पार्टीज कैन मेक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एंड में सबमिट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू कोर्ट। इसका मतलब क्या है? 2 पार्टीज के दरमियान में केस चल रहा है। आपको पता, हमारे एक फाइनेंस का टॉपिक होता था, उसमें एक रूल होता था, बैंक ऑलवेज विंस। यानी जब कभी आप बैंक के साथ एग्रीमेंट करते हैं ना, तो बैंक ने इस तरीके से एग्रीमेंट बनाया होता है कि अगर डॉलर का रेट ऊपर जाए तो भी फायदा उसको हो, डॉलर का रेट नीचे आए फिर भी फायदा उसको हो। उसी तरह मुझे बताइए, 2 पार्टीज के दरमियान में जब कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कौन सी पार्टी है जो कभी भी नहीं हारती, हमेशा जीतती है? जब भी 2 पार्टीज के दरमियान में लीगल डिस्प्यूट होगा, वो कौन सी पार्टी है जो हमेशा जीतती है? वो है वकील। वकील हमेशा जीतते हैं क्योंकि केस का फैसला कुछ भी हो। तो 2 लोगों के दरमियान में केस हुआ, अब वकील क्या करें? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ताकि उनको पैसे फीस मिलते रहे। दोनों पार्टीज थक गई। ये आपने जो सुना ना, ये 20-20, 25-30 साल केस चलते हैं, ये ऐसे नहीं चलते। ये कुछ कहानी, कुछ तो लीगल प्रोसेस ऐसा है, कुछ जो वकील और जो हमारा होते हैं दूसरे लोग, वो भी हाँ इस तरह के काम करते हैं। तो दोनों पार्टीज ने तंग आके कहा, भाई ये तो फैसला कर ही नहीं रहे, क्यों ना हम दोनों आपस में मिलके बैठ के कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और कोर्ट से कहते हैं ये हमारी सुलह हो गई, या ये हमने इस डिस्प्यूट को इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया है। इसको कहते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए और उस एग्रीमेंट को कोर्ट के सामने रख दिया जाए और कहा जाए मजीद अब हम इस केस के ऊपर मजीद लिटिगेशन नहीं करेंगे, क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। इसमें फिर मजीद लिटिगेशन नहीं की जाएगी। फिर नेक्स्ट, अगर पार्टीज आपस में एग्री कर लें क्या कि डिस्प्यूट पे अपील, तो डिस्प्यूट पे एक दूसरे के खिलाफ केस तो करेंगे। पाकिस्तान का सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, पहले होता है सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद होता है सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आप लोअर कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट में ये हो कि एक दूसरे आप केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन जो फैसला आ गया वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। तो ये भी एक तरह से लीगल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लेकिन लॉ क्या कहता है? वैलिड। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। नहीं, अगर एग्रीमेंट करने के बाद कोई इसकी ब्रीच कर नहीं सकता। चूज एनी कोर्ट ऑफ लॉ बिटवीन इक्वली कॉम्पिटेंट कोर्ट्स। मैंने लाहौर में बैठ के, कराची की कंपनी थी सैमसंग मोबाइल बनाती थी, उसका मोबाइल खरीदा। उसके वारंटी कार्ड में लिखा हुआ था अगर मोबाइल में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आया, कोई प्रॉब्लम हुई, आपको रिपेयर करके देंगे, वारंटी है। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला हुआ, आप हमारे खिलाफ केस करना चाहते हैं, केस कर सकते हैं, लेकिन लाहौर की कोर्ट में नहीं, कराची की कोर्ट में। सेलर कराची में है, बायर लाहौर में है,
दोनों का एग्रीमेंट हुआ, क्या उस एग्रीमेंट में ये लिखा जा सकता है कि अगर केस करना चाहे कर सकता है, लेकिन सिर्फ कराची की कोर्ट में लिखा, इसे कहते हैं, इसे लास्ट पॉइंट ये है कि बोथ पार्टीज में चूज एनी कोर्ट बिटवीन टू। अब देखें लाहौर की कोर्ट और कराची की कोर्ट कौन सी ज्यादा कॉम्पिटेंट है? दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है, दोनों ही इक्वली कॉम्पिटेंट है। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर केस कराची कोर्ट में करेंगे लाहौर में, ये वैलिड है। इसका मतलब है अब पार्टी दूसरे कोर्ट में अपील नहीं कर सकती। कुछ समझ आया? उसके अगेंस्ट क्या? नहीं, कोर्ट के फैसले के खिलाफ। देखिए अब ये तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। फर्ज कीजिए, मुझे ये बताइए, अगर बायर है सियालकोट का और सेलर है पेशावर का, नहीं, बायर और सेलर के दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने ये लिखा, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट की वायलेशन होती है कोई भी पार्टी दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लेगी। ये वैलिड है कि नहीं? वॉइड है। अगर एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ कि कोई केस, अगर कोई इशू होता है तो केस कर सकते हैं, लेकिन केस पेशावर की कोर्ट में होगा, सिर्फ वैलिड है। अगर कहें कि केस सिर्फ पेशावर की कोर्ट में होगा और पेशावर की कोर्ट ने जो फैसला दे दिया उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी फाइल नहीं होगी, फिर भी वैलिड। अच्छा, केस फाइल किया हाई कोर्ट, ये इसमें पेशावर की कोर्ट में, केस लंबा चल रहा है, 5 साल हो गए हैं, पार्टीज ने मिलकर आपस में एक दूसरे को दे दिला के एग्रीमेंट कर लिया और कोर्ट में जाके एग्रीमेंट जमा करा के कहा सर हमारा डिस्प्यूट खत्म हो गया, केस भी खत्म कर दे, आपकी मेहरबानी, तो फिर एग्रीमेंट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। तो ये भी एक तरह से इन सारी एग्जांपल में लिटिगेशन प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट इनको वैलिड करार देता है। चलिए, अच्छा मेरा ख्याल ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। वेजनिंग एग्रीमेंट लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा ये इंशाल्लाह कल करेंगे, लेकिन आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 और 9, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या कहने लगा? असाइनमेंट। शाबाश, असाइनमेंट रिटन फॉर्म में करके आनी है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।